नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी आप देख रहे थे कि राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस प्रोग्राम को शुरू होने में इस वजह से देरी हुई कि महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों न लाइव दिखा दिया जाए। और हमने राहुल गांधी को सुना चुके विषय भी हमने वही चुन रखा है कि राहुल के चुनाव प्रचार में दिखने लगा है जीत का जश्न। ये बात जो है कि चुनाव प्रचार तो सब लोग करते हैं, वोट सभी मानते हैं और नतीजे आने के बाद आमतौर पर जीत का जश्न मनाया जाता है। लेकिन बीते कुछ समय से राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो जीत के बाद वो जनता से मिल रहे हो। जनता का रिएक्शन, जनता के बीच जनता के बीच जो उनकी मौजूदगी है, वो मौजूदगी एक जश्न जैसा माहौल देती है। चाहे वो राहुल गांधी भाषण दे रहे हों, चाहे राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हों, चाहे वो ऐसे आम इंटरेक्शन कर रहे हों, सब में ये नजर आ रहा है कि राहुल जीत का जश्न मना रही है। जनता राहुल गांधी के साथ जीत का जश्न मना रही है। ये बात ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रशंसा में है, लेकिन जो लोग फील कर रहे हैं जमीन पर, वो देख रहे हैं कि इस किस्म का चुनाव प्रचार इससे पहले कभी नहीं दिखा। इस तरीके से राहुल गांधी के भाषण में पिन ड्रॉप साइलेंस, मंत्र मुग्ध होकर भाषण सुनने की जो परंपरा दिख रही है, बन रही है, वो पहले कभी नहीं दिखी। राहुल गांधी, दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि राहुल गांधी ने हरियाणा के समाज की मूल समस्याओं को समझ लिया है, पढ़ लिया है, उसके कारणों को भी समझ लिया है और वो बता रहे हैं। हरियाणा के युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 है। वो देश छोड़कर जा रहे हैं, सूद पर पैसा लेकर विदेश जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर विदेश जा रहे हैं, डंकी रूट से जा रहे हैं। ये तमाम बातें तो बता ही रहे हैं राहुल गांधी। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो हरियाणा खुशहाली का प्रदेश हुआ करता था, लोग कहते थे कि हरियाणा जैसा हमें बनना है, उस हरियाणा को बीते 10 साल में किस दशा में पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी बताते हैं कि नशा पंजाब में होता था और पंजाब में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही और उस दौर में नशा बहुत फला फूला। और राहुल गांधी कहते थे कि हरियाणा में नशा नहीं आ सकता, ऐसा हम उन लोगों से कहते थे जो पंजाब में नशे की बात करते थे। लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि हरियाणा में नशा का खुला कारोबार होता है। हर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नशा की गिरफ्त में पहुंचाया जाता है। यानी बेरोजगारी, नशा और इसके अलावा किसानों पर जुल्म, महिलाओं पर जुल्म, महिलाओं के सम्मान पर चोट, और जो लोग गलत हैं उनके साथ बीजेपी सरकार का खड़ा होना, नरेंद्र मोदी का खड़ा होना, ये वो बातें बता रहे हैं। और ऐसा बताते हुए राहुल गांधी जब जनता से बात करते हैं कि हम आएंगे तो आपको क्या देंगे, हम आएंगे तो अडानी अंबानी की झोली नहीं भरेंगे, हम आएंगे तो जितनी रकम उनको दी जा रही है उतनी आपको देंगे, महिलाओं के अकाउंट में पैसा देंगे, बेरोजगारों के अकाउंट में देंगे, विकलांगों के अकाउंट में देंगे, इसके अलावा गैस सिलेंडर देना, एमएसपी की गारंटी देना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा निगम का वादा करना,
और आज तो एक उदाहरण से उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही एक इंस्पेक्टर ने उनको फोन किया कि उनके घर में कोई बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और निजी अस्पताल 4 लाख रुपया तुरंत मांग रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ हमें मदद कीजिए। राहुल गांधी ने कहा क्या मदद करूं, तो आप किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। और इन्होंने किसी से कह सुन करके सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और 2 दिन बाद आज वही इंस्पेक्टर कहता है कि निजी अस्पताल वाले तो स्टंट लगाने की बात कर रहे थे और इस सरकारी अस्पताल ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं और सामान्य तरीके से वह ठीक हो गया। तो किस तरीके से निजी अस्पताल बीमारी नहीं होने पर भी बीमार बता करके लूटने का काम कर रहे हैं, ये बातें हम कहते सुनते थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी हर सभा में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर उठा रहे हैं जो सीधे जनता की समस्याओं से जुड़ता है। आज के भाषण में उन्होंने परिवार पहचान पत्र की बात नहीं कही, जिसको परिवार परेशान पत्र उन्होंने बताया था, पिछली सभाओं में कही थी। इससे पिछली सभाओं में डंकी रूट की बात की। हर सभा में कोई एक नई बात ऐसी जरूर लाते हैं जिससे कि जनता का सीधा कनेक्शन होता है। नशे की बात की, और आपको मीनू जी बता दूं अपने दर्शकों को भी कि आज मैं सुबह से टीवी चैनल में खबर देख रहा था कि कोई एक व्यक्ति पकड़ा गया है और नशे के कारोबार में उसका इंटरनेशनल लिंक है और उसका संबंध कांग्रेस से है। ये खबर मैं सुबह से देख रहा हूं। ये दरअसल ये खबर, हो सकता है कोई कारोबारी पकड़ा जाए जो गलत काम करता है, वो राजनीतिक संरक्षण में दिखता है, कहीं न कहीं जाता है, संरक्षण पाता है, कोशिश करता है। लेकिन ये जो आज की खबर है इसका सीधा संबंध उस बात से है कि राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से जो मुद्दा उठा रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर जो नशे की खेप आई, उसके बाद मोदी सरकार ने क्यों नहीं अडानी पर कार्रवाई की। वही नशा तो हमारे युवाओं को भेजा जा रहा है, वही नशा तो हमारे युवाओं को नशे में धकेल रहा है। जब ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो एक किसी मामले में कांग्रेस से ड्रग्स और नशे का कारोबार होने का संबंध मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया। मीडिया पर भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं कि हम अगर अमीरों के लिए माफी देते हैं, कर्ज माफ करते हैं, तो वो उनका स्वभाव नहीं बिगड़ता, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, लेकिन गरीबों के लिए मनरेगा लाते हैं, आम लोगों के लिए जब लोन माफ करते हैं तो ये कहते हैं कि उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा हम बिगाड़ेंगे आदत, जब अमीरों की आदत बिगड़ी हुई है तो हम गरीबों की भी बिगाड़ेंगे। अमीर हमारा जो संविधान बचाने की भी बात उन्होंने कही। लेकिन अब मैं आपके पास सीधे आना चाहता हूँ मीनू जी कि राहुल गांधी ने जो पूरे चुनाव को जीत के जश्न में बदल दिया है, जनता ने दरअसल बदला है। ये फिजा आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह 2-3 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़ के भाग गए। अब राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ और ऐसे जो उनके नेता हैं सेकंड कैटेगरी के, उनकी यहाँ पर दिख रही है। आज भाषण है, आज चुनाव का अंतिम दिन है, मतदान प्रचार का अंतिम दिन है, तो आज के बाद क्या आपको तस्वीर बनती दिख रही है? जीत का जश्न तो शुरू हो गया है। जी, देखिए जो हमने दोनों आज रैलियां देखी, उसमें नूह की रैली देखी पहले और फिर उसके बाद ये महेंद्रगढ़ की रैली देखी, तो दोनों ही रैलियों में एक एनर्जी, जो जनता में से जो उत्साह का जो माहौल दिखाई दे रहा था, उससे तो मुझे तो यही लग रहा है कि चारों सीटें उस नूह विधानसभा जो नूह की रैली को कवर कर रही थी और ये महेंद्रगढ़ की चारों सीट, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें, जबकि महेंद्रगढ़ अहिरवाल बेल्ट में आता है और वहां पे भाजपा मजबूत मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके का पब्लिक रेस्पॉन्ड कर रही थी, तो उससे ऐसा लगता है कि उसमें से कांग्रेस को एक बहुत अच्छी मुझे लगता है कि आसान सी जीत मिलने वाली है। देखिए ये वही इलाका है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जहां से कि राहुल मोदी जी ने अपना 2013 का चुनाव प्रचार शुरू किया था, और फौजियों की, क्योंकि ये अहिरवाल का इलाका, जैसा कि आपने उसमें सुना भी है रैली में कि अहिरवाल के इलाके से बहुत बड़ी संख्या में फौज में लोग हैं, अब भी जाते हैं, तो वो वहां पे मोदी जी ने वहां वो ओल्ड वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेके और वहां से वादा करना शुरू किया था, इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया था, वो वहां से शुरुआत हुई थी और बहुत सफल इनकी रैली हुई थी रेवाड़ी में। और उसके बाद और आज देख लीजिए,
कि कहां से कहां स्थिति पहुंच गई है, जनता का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि अग्निवीर तक आ गई है बात। मतलब 2010 में, 2013 में वन रैंक वन पेंशन, मतलब ये था कि राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और बस फौज ही उनके लिए सब कुछ होगी, उसमें फौज के लिए ये होगा, हम फौज के लिए वो, और ये पता नहीं क्या क्या वादे करके डाल दिए। और अंत में क्या हुआ 10 साल बाद, कि ठेंगा दिखा दिया मोदी जी ने, अग्निवीर। तो अग्निवीर से प्रभावित इलाका है ये जो महेंद्रगढ़ का है। तो ये चीज वहां की जनता महसूस कर रही है। हालांकि अभी अगर सरकार बन जाती है हरियाणा में, तो ऐसा नहीं है कि वे कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में बन के अग्निवीर हटा देगी, लेकिन उससे क्या होता है, एक मदद मिलती है कांग्रेस को, ताकि वो अपनी सेंटर में जो संसद है वहां पे जोर शोर से आवाज उठाए, और केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि जिस इलाके को हमने अपनी शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी फौजी होने की वजह से, और आज उसी की जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, तो उनको उनको भी तो अपना मंथन करना पड़ेगा ना। तो वो चीज है। और देखिए ये जो जो भीड़ का जो अगेन वही आ रहा है कि जो बात, जो भीड़ की जो रिस्पांस दे रही है भीड़ जिस तरीके से राहुल गांधी की बात को, तो वो एक बहुत बड़ा एक, ये कहें कि एक एक तरह का एग्जिट पोल है वो जो दिख रहा है, भीड़ का जो समर्थन दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल है। मतलब एग्जिट पोल भी वो चीज नहीं बता सकता जो ये भीड़ बता रही है। बड़े बड़ा उत्साह में है भीड़। और वो जो एक अभी अशोक तंवर जी शामिल हो गए हैं, वो तो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही आइसिंग ऑन द केक हो गया, क्योंकि बात ये हो रही थी कि दलित वोटों को कांग्रेस की तरफ से खींचने में की कोशिश में है। पहले शैलजा के जरिए खींचने की कोशिश की गई, और बाद में ये कि ये तो दलित विरोधी हैं और आरक्षण खत्म कर देंगे। और आज आप देखिए कैसे अचानक नाटकीय तरीके से वो अशोक तंवर, खुद वो कांग्रेस में ही थे, पहले तो अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश कांग्रेस के, आज वो शामिल हो गए हैं। तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि 11th आवर, मतलब आखिर समय में चुनाव की बाजी पलट देना। तो ये एक वाला जो दृश्य सामने आया है इस रैली में, तो इसके तो बहुत लंबे चौड़े मायने निकाले जाएंगे। मुझे लगता है यूट्यूब पे तो काफी चर्चा होगी इस स्टेप की जो आज हुआ है अशोक तंवर की वापसी। तो ये मेरा कहना था। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक तंवर की एन वक्त की में वापसी भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है हरियाणा के लिए। हरियाणा में दलित वोटरों के हिसाब से देखा जाए तो चंद नेता जिनकी दलित वोटों में पकड़ है, उनमें से अशोक तंवर माने जाते हैं। कुमारी शैलजा हैं, अशोक तंवर हैं, और वो बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के वो कंबोज जी भी कांग्रेस में आ चुके थे। तो पिछड़ा वर्ग से भी नेता कांग्रेस में जुड़े, दलित वर्ग से कांग्रेस में जुड़े। तो ये सारी घटनाएं एक संकेत देती हैं, और वो संकेत बहुत बड़ा संकेत है। अगर कांग्रेस के जीतने की संभावना नहीं होती तो अशोक तंवर कांग्रेस में नहीं आते। वो आम आदमी पार्टी में भी थे, मेरे ख्याल से अभी आम आदमी पार्टी से ही आए हैं। तो आम आदमी पार्टी, आप समझ सकते हैं, पहले कहा जाता था कि चुनाव में वो बहुत नुकसान करेगी, कांग्रेस को नुकसान करेगी। और मैंने पहले ही अपने दर्शकों से बताया था कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद में केजरीवाल जी का पूरा फोकस दिल्ली है, और उनका अब हरियाणा में नहीं के बराबर में उनका चुनाव प्रचार पर ध्यान है। तो बमुश्किल 1-2 बार वो आए केजरीवाल, लेकिन उन्होंने कोई 90 सीट वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, 1-2 सीटों पर उन्होंने ध्यान दिया। तो अशोक तंवर का कांग्रेस में आना भी ये बता वहां बहुत प्रभाव नहीं रह गया, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं दिखा। लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कंसोलिडेशन ऑफ दलित वोट्स, क्योंकि दलित वोट्स जो हैं उनके बीच में प्रचार जो है एक दूसरे के थ्रू होता है, कोई मीडिया के माध्यम से नहीं होता है, सामाजिक समूहों से होता है। और वो जो दलित समाज का समूह है, उन समूहों के जरिए अशोक तंवर और खुद कांग्रेस का भी जो संगठन है वो उसको फैलाने में कामयाब रहेंगे, बहुत जल्दी फैला देंगे। तो अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी एक तरह से जीत के जश्न पर एक बहुत बड़ी मुहर है। जो हम बात करें कि राहुल के चुनाव प्रचार में दिखने लगा है जीत का जश्न, तो अशोक तंवर का आना भी जीत का जश्न ही है।
वो भी ठीक मतदान से 2 दिन पहले। जीत का जश्न है ये, इसको जस्टिफाई करता है हम जो जिस विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आज राहुल गांधी ने 2 सभाएं संबोधित की, एक नूह में और एक महेंद्रगढ़ में। अभी अभी आपने महेंद्रगढ़ की पूरी सभा सुनी है। मैं आपको नूह की एक बाइट जो है राहुल गांधी की सुनाना चाहता हूं। बात भाईचारा, ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। और यह आपने पूरे देश को दिखाया है कि यह देश नफरत का नहीं है, यह मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। भाइयों और बहनों, नफरत से देश कमजोर होता है, नफरत से दुख फैलता है, डर फैलता है। मोहब्बत ही नफरत की काट है, मोहब्बत से भाईचारा फैलता है, मोहब्बत से ही देश की प्रगति होती है। मीनू जी, नूह में राहुल गांधी ने नफरत और मोहब्बत पर, और महेंद्रगढ़ में भी नफरत और मोहब्बत पर बात कही। नूह पूरे मेवात का इलाका ऐसा इलाका है जहां आपको याद होगा गौ रक्षा के नाम पर धार्मिक विद्वेष फैलाए गए, यहां तक कि एक ब्राह्मण को गोली मार दी गई। ये इसी इलाके में घटना घटी। तो यहाँ वो नफरत और मोहब्बत की जरूरत को जोर देते हैं और जनता को बताते हैं कि इसका क्या महत्व है। और जाहिर बात है कि हर कंस्टिट्यूएंसी देख करके, वहां की माहौल को देख करके, वहां की जरूरतों को देख करके नेता भाषण करता है। और यहाँ पर ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिखा। आपकी टिप्पणी। जी, देखिए, नूह एक ऐसा इलाका है हरियाणा का जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो उनकी जो सामाजिक रीतियाँ हैं, जो भी रीति-रिवाज हैं, वो आज भी उसी तरीके से हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। तो वहाँ उस तरीके से एक ऐसा माहौल जो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में कभी इस तरीके का कोई ऐसा वैमनस्य का माहौल हुआ नहीं करता था। लेकिन जो पिछले साल, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो पिछले ही साल की वो बात है कि एक मंदिर को लेके, वहाँ पे मेले को लेके और वहाँ पे किस तरीके से दंगे हो गए थे एक तरीके से। और वहां पे जब ये दंगे हुए तो उस टाइम वहां की जो जाट कम्युनिटी थी वो खुल के मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई थी कि आप हाथ लगा के देखिए इनको। और पूरे गांव के गांव उन्होंने मुस्लिम जो लोगों को जो संपत्ति वगैरह को चोट, जो ये इनके हुड़दंगी नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी उन्होंने रक्षा की। तो वहां एक जो अद्भुत एक जाट और मुस्लिम एकता दिखाई दी थी मुझे। अब जो है जिसकी कॉल अभी फिर राहुल गांधी ने दी है उस एकता की, तो वो डेफिनेटली वो एकता आज अपना वो दिखाएगी, अपना असर दिखाएगी। और इस चुनाव में मैंने कहा नूह की रैली में बहुत जबरदस्त उत्साह था। तो उसमें लगता है कि भाई हमारी बात सुनने वाला कोई आया जो हमारे पक्ष, हमारा भी कोई रहनुमा है। अदरवाइज तो अब इस देश में मुसलमानों को मिला क्या, बुलडोजर मिल रहा है आजकल, या फिर लिंचिंग थी उससे पहले। तो ये चीज चल रही है पिछले 10 साल से। तो अब जो है उसमें उनको लगता है कि अब हम सुरक्षित होंगे शायद अगर हम कांग्रेस को सत्ता में बैठा देते हैं तो हमारा जीवन तो एटलीस्ट सुरक्षित हो सकता है। तो वो चीज, और देखिए ये जो हरियाणा है इसमें अदरवाइज भी कोई मुस्लिम आबादी ऐसी नहीं है कि हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में मुसलमानों की आबादी है। मतलब है आबादी, लेकिन इतनी आबादी नहीं है जैसे यूपी, मध्य प्रदेश और आपके बिहार वगैरह में जितना आबादी का बहुत बड़ा घनत्व वहां रहता है। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि जिसकी कि आप गुड़गांव में भी देखा होगा आपने, वो नमाज पढ़ने का सड़क पे लेके इवन पुलिस इंस्पेक्टर वो नमाज पढ़ते आदमी को पीछे से लात मार रहा था। वो ये इसी इलाके का एक घटनाक्रम था। नूह से ही लगता हुआ इलाका था वो। तो वो चीजें क्या होता है कि देखिए ये एक बहुलतावादी देश है, उसमें अब मुसलमान भी, मतलब धर्म भी कई हैं यहाँ,
जातियां भी कई हैं, भाषाएं भी कई हैं, तरह तरह के खाने, सब कुछ अलग अलग है। तो उसमें एक अगर आप एक ही तरह का वो अपनी जिद चलाना चाहते हैं, जो कि बीजेपी का एजेंडा रहा है हमेशा से, तो वो उस चीज को थोड़ा सा एड्रेस कर रहे थे राहुल गांधी। अदरवाइज तो ये इस हरियाणा में तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हरियाणा की जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, जो कि लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। यहाँ जनता किसी आपसी भेदभाव या इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। यहाँ पे जनता किस बात पे, बेरोजगारी पे इलेक्शन लड़ रही है, अग्निवीर के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ की जनता अपने परिवार पहचान पत्र की जो दुश्वारियां है उससे नाराज है, उस पे इलेक्शन लड़ रही है। जो कृषि पोर्टल है उसकी जो दुश्वारियां है उस पे इलेक्शन लड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा को जो ये कहा जाता था कि यहाँ तो खाली एग्रीकल्चर है, मतलब इन लोगों को कुछ नहीं पता है, मैं ये कहती हूँ कि हरियाणा इस वक्त इस देश के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है। बता रहा है वो कि किस चक्कर में पड़े हो तुम, अपने मुद्दों पे लड़ो। चुनाव आया है, बुनियादी मुद्दों पे लड़ो, जो कि आपका जीवन आसान बने। कि ये जो आप जो धर्म का जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने जीवन को आरामदायक बनाओ, सुविधाजनक बनाओ, अपने बच्चों का भविष्य देखो। जी मीनू जी, आपने मेवात के मुसलमानों का जिक्र किया, नूह के मुसलमानों का जिक्र किया, और हम लोग भी जो बाइट दिखा रहे हैं, जो सौहार्द की बात, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जो घटनाएं घटी उस आलोक में है। लेकिन यहीं पर एक जिक्र बनता है जो अपने दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए हम कहना चाहेंगे, वो ये कि मेवात के मुसलमानों ने जब जब जरूरत पड़ी, उन्होंने बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया। आप समझ सकते हैं, बाबर के खिलाफ राजपूतों का साथ दिया। हाँ, मेवात के मुसलमान हसन साहब थे, उनके बेटे को बाबर ने अगवा कर लिया था और बाद में उसने रिहा भी किया, जब खूब घनघोर लड़ाई हुई रिहा भी किया, और साथ में प्रस्ताव रखा कि हम आपके बेटे को रिहा कर रहे हैं, आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन मेवाती मुसलमान तब भी नहीं माने, उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया, राणा सांगा का साथ दिया। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं कुछ जिक्र करता हूं, जैसे रायसीना की घटना है। एक तो 1857 की लड़ाई में भी बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। रायसीना की घटना है कि गुड़गांव के असिस्टेंट कलेक्टर विग्राम क्लिफोर्ड ने क्रांति को दबाने के लिए कई गांवों में आग लगा दी। इसके बाद मेव मुसलमानों ने क्लिफोर्ड समेत 60 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। घासेड़ा की घटना है कि आर्टिलरी मैन अली हसन ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। हसन की अगुवाई में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ते हुए 150 मेव ने कुर्बानी दी थी। और पलवल की घटना है कि 3000 मेव ने रूपरका गांव में कैप्टन डोमंड की सैन्य टुकड़ी से 2-2 हाथ किए, इसमें 350 मेव की मौत हुई। नूह की घटना है कि सदरुद्दीन नाम के किसान ने मेव मुसलमानों की रैली की। इसके बाद अंग्रेजों ने 52 लोगों को हाथियों के सहारे पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। होडल की घटना है कि अंग्रेज वफादारों ने SOS के जरिए बगावत का संदेश भिजवाया। इसके बाद ब्रिटिश सेना को होडल भेजा गया, लेकिन मेव ने उन्हें भी खदेड़ दिया। इवन गांधी जी तब को भी लोग याद करते हैं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब मेवात के मुसलमान जब जाना चाहते थे पाकिस्तान, तो गांधी जी ने उनको समझाया और उसके बाद सभी मुसलमानों ने गांधी जी की बात मानकर हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। मेवात के मुसलमानों का कल्चर पूरी भारतीय संस्कृति है, वह उसका पहनावा भारतीय संस्कृति है, खान पान सब कुछ भारतीय तो है ही, भारत के बाकी मुसलमानों की भी है, लेकिन खास तौर से हिंदू कल्चर से मिलता जुलता है, ये खास बात है। तो ये थोड़ा उल्लेख करना हम जरूरी समझते थे, इसलिए हमने बात की। एक और बाइट हम सुनाना चाहते हैं राहुल गांधी की, उसके बाद फिर हम जो कि उन्होंने नूह से कही है दोहराना चाहता हूं। हमारे जो टाइगर हैं, कार्यकर्ता हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो,
इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इनकी गालियां खाई हैं, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है, और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। आप ये समझो कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं, और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जी मीनू जी, क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इस बात पर कि मैं किसी से डरता नहीं, जैसे कांग्रेस के शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते, मुझ पर भी गालियां हुई, मेरे खिलाफ भी हिंसा हुई, लेकिन मैंने कभी भी मैं किसी से डरा नहीं। तो थोड़ा सा टोन जो है राहुल गांधी का एक अलग किस्म का है, निडर होने का है, डरो मत वाली बात को याद दिला रहे हैं। और ऐसा क्यों याद दिला रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ये जो डरो मत वाली बात है या ये जो भाईचारा वगैरह की बात है, ये बात इतनी पुरजोर तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा की और रैलीज में नहीं कही है, आपने नोटिस किया होगा। ये इलाका मैंने आपको बताया, जैसा अभी आपने भी पूरी डिटेल बता दी है कि इस इलाके में एक साइजेबल आबादी है, ताउड़ू और ये आपका फिरोजपुर झिरका, ये बहुत एक पूरा एक मेवात का इलाका कहलाता है ये। तो ये एक पूरा का पूरा इलाका में यहाँ पे एक मुस्लिम आबादी, एक साइजेबल आबादी में है, और ये कोई इनका यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ इस तरह का माहौल ही नहीं था क्यों। लेकिन बीजेपी को तो कहीं दिखा चाहिए मुसलमान नाम का, मतलब हरियाणा अगर जो लोग हिमाचल और उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान बना सकते हैं, के मुद्दे निकाल के ला सकते हैं, पता नहीं कहाँ से कोने कोने कच्चों में से निकाल के और बड़े बड़े मुद्दे बना देते हैं उनके, आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ थिन एयर बड़ा मुद्दा निकाल लाते हैं ये लोग। तो ऐसा ही इन्होंने यहाँ हरियाणा में भी कर रखा है। और देखिए कितने भयंकर माहौल बन गया था नूह के अंदर कि आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई थी, कि दोनों ही पक्षों की तरफ से भिड़ंत हुई थी जबरदस्त। लेकिन उसमें जो वहां की जो लोकल आबादी, जो हिंदू आबादी थी, जैसा मैंने आपको बताया, खास करके जाट आबादी ने साथ दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ये हमारे इलाके में, हमारे इलाके में कोई झगड़ा नहीं है हमारा मुसलमानों से, और हम इनकी रक्षा करेंगे। तो वहां पे बीजेपी को लगा कि जो उनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिसको ये कहते हैं सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट, उनको लगा कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। तो वो जो खौफ का जो समय गुजारा है वहां पे लोगों ने, तो वो उनको आज भी याद है, वो जो वहां के जो मेवात के जो मुसलमान हैं। इसलिए एक रीएश्योरेंस देने वाली बात, अभय मुद्रा की जो बात करते हैं कि आप भयभीत ना हो, डरे नहीं और हिम्मत के साथ रहें। और जो उन्होंने कहा कि भाई हम डराते नहीं हैं, और अब मैं तो खुद भी नहीं डरता हूं, और ये फैक्ट भी है कि राहुल गांधी ने ही नेताओं को, ये विपक्ष के नेताओं को जो आज हिम्मत दी है, जो विपक्ष के नेता इतना खुलकर बोल रहे हैं, तो उसमें, और इवन भाजपा के नेता, उनको भी राहुल गांधी ने हिम्मत दी है। राहुल गांधी ने हिम्मत दी, लोग बोलने लगे, और मोदी जी 240 पे आ गए। उन 240 पे आने से भाजपा के नेताओं के अंदर से हिम्मत बढ़ी। तो ये तो एक इसका रिपल इफेक्ट था, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं जिसको, कि जो बोला राहुल गांधी ने उससे जनता में हिम्मत बढ़ी, और फिर उन्होंने वोट देने के लिए निकले। और अभी जो हो रहा है भाजपा के अंदर जो चल रहा है, आप बताइए, 10 साल पहले भी तो संघ था, 10 साल के अंदर भी तो संघ था। आज खबरें क्या आ रही है कि संघ और मोदी जी आपस में गुत्थम गुत्था है इस वक्त, तलवारें खींची हुई है। तो कहां से आई संघ के अंदर ये हिम्मत? तो सबको दिखाई दे रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, अभी उतार के ऊपर है। तो ये यहाँ पे एक एश्योरेंस देना जरूरी था। देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पे, और ये खेल ही सारा यही चल रहा है, मतलब नफरत की जो जहर की जो खेती बोई जा रही है, तो वो जहां दिखाई दे जाए वहां इनको बस ये ढूंढते रहते कि किसी तरह से इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ ले। वो हरियाणा में मिल नहीं पा रहा था, वहां दलितों का एंगल छेड़ रखा था। जैसे कहा जाता है ना कि जहां मुसलमान नहीं होगा वहां क्या करेगी बीजेपी, तो वहां जाति से लड़वाएगी। तो वो उन्होंने यहाँ कर रखा था कि दलित तो मीनू जी इस बार राहुल गांधी के भाषण में जो खास बात हमें नजर आती है, एक तो वो मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते हैं और उसको अमीरों की सरकार बताते हैं और गरीबों के खिलाफ बताते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि
राहुल गांधी बताते हैं कि हम आपको देंगे, वो गिनाते हैं कि हम इस योजना में ये देंगे, उस योजना में ये देंगे, महिलाओं को भी देंगे, बेरोजगारों को भी देंगे, दिव्यांगों को भी देंगे, किसानों को भी देंगे, गैस सिलेंडर का भी वादा है, जमीन का प्लॉट देने का भी वादा है, डबल बेडरूम भी देने का वादा है। ये सारी चीजें तो एक देने की बात, दूसरा आलोचना, और तीसरा पक्ष है ये कि कैसे जो आज महेंद्रगढ़ और नूह में दिखा कि कैसे भाईचारगी को बनाए रखा जाए और बीजेपी की बांटने की सियासत और नफरत की जो सियासत है उसका जवाब दिया जाए। ये तीन हिस्सों में उनकी बातें रही हैं। उदाहरण चाहे जो भी रहे हो, चाहे डंकी रूट उदाहरण रहे हो, चाहे जलेबी बोलकर उन्होंने बातें की हो, चाहे आज नए सिरे से जो उन्होंने बातें रखी हैं, वो कुछ भी रहे वजह, लेकिन यही तीन एंगल से ये बातों को रख रहे हैं और यही कारण है कि उम्मीद पैदा करने में कामयाब रहे हैं और अशोक तंवर जैसे नेता वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए आज जो मुझे लगता है शायद ये आखिरी रैली होगी आज के इस चुनाव प्रचार की। बिल्कुल, आज चुनाव प्रचार खत्म। हाँ, तो आप उसका एंड देखिए क्या हुआ है, जो एंड में जो फिल्म में दिखाते हैं क्लाइमेक्स, तो उस तरीके से एक क्लाइमेक्स जो हुआ है कि अशोक तंवर जो लास्ट में वापस अपने घर आ गए हैं, बड़े कद्दावर नेता है, दलित नेता है हरियाणा के, तो वो डेफिनेटली अब ये अगले 2 दिन तो यही चर्चा रहेगी, पूरे हरियाणा की जनता में ये चर्चा रहेगी और बड़ा भारी भारी मोबिलाइजेशन होगा वोटों का। भाई जो ये इनके आने से इतने कद्दावर नेता है तो वोट भी तो लाएंगे ना अपने साथ, इनका जो है जो जमीन से जुड़े हुए जो वोट बैंक है इनका, तो वो लेके आएंगे। तो ये देखिए एक तरीके से ये कह दीजिए कि जो पहले से ही राहुल गांधी की जो पतंग उड़ रही थी ऊंची, या कांग्रेस की जो पतंग ऊंची हरियाणा में उड़ रही थी, उसमें जो अशोक तंवर है उन्होंने भी एक और जो कहते हैं ना एक और पेच लड़ा दिया और ऊंचे जा रही है पतंग। तो वो एक जो जो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये तो बहुत ही वेल क्या है, ये तो बेस्ट हो गया है जो कैंपेन की जो एंडिंग है, तो उसकी जो एंड में हुआ ये एक मास्टर स्ट्रोक के साथ एंड हुआ है। हम भी बहुत चक्के रह गए देख के, ये तो खबरें थी कि कोई दलित नेता जुड़ने वाला है, दलित नेता जुड़ने वाला है, लेकिन कौन दलित नेता जुड़ने वाला है ये किसी को खबर नहीं थी। तो ये चीज एक कांग्रेस ने सरप्राइज दिया और ये भी कहा जा सकता है कि देखिए अशोक तंवर जो है घूम फिर के वापस वहीं आ गए। तो अगेन जो आपने जैसा कहा कि जिधर उसी पार्टी की तरफ ज्यादा नेता पलटी मार के आते हैं जहां पे की जीत दिखाई दे रही हो, और फिर ये तो अशोक तंवर तो कांग्रेस से ही थे, तो उसमें ये कहा जाएगा कि चलिए अपने घर वापसी हो गई, अदरवाइज तो जहां थे वहीं रहते। अगर उनको इसका एक और मतलब भी है, हालांकि हमने आपसे कहा अंतिम कमेंट, लेकिन थोड़ा एक इसको करते हैं कि मतलब एक और है कि अशोक तंवर पार्टी के भीतर संगठनात्मक रूप में जो वर्चस्व की एक लड़ाई दिखती रही है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा सब पर भारी पड़े थे, तो भूपेंद्र हुड्डा के कारण अशोक तंवर को पार्टी छोड़नी पड़ी थी, सच यही है। और आज एक बार फिर से अशोक तंवर को पार्टी में लाया जा रहा है, तो इसका मतलब भी है कि ये, और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जो सरकार बनेगी वो एक बिरादरी की नहीं 36 बिरादरी की बनेगी। यहां भी मैसेज है कि ऐसा नहीं होगा कि हुड्डा जो चाहेंगे वही होगा, जो भी सरकार बनेगी सबकी बनेगी। और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को साथ साथ लेकर राहुल गांधी चले, पूरा मैसेज दिया कि एक आदमी की पार्टी नहीं है, कुमारी शैलजा का भी उतना ही सम्मान है। और इसके बाद अब अशोक तंवर की वापसी से जो दलित लीडरशिप है वो और स्ट्रांग हुआ है, तो एक मैसेज भी है कि पार्टी अब किसी एक नेता के हांकने से नहीं चलेगी। जी मीनू जी बिल्कुल, साथ चलने वाली बात है। और इस चीज को देखिए, ये वास्तविकता तो भूपेंद्र हुड्डा भी जान रहे होंगे। देखिए राजनीति के समीकरण सभी राज्यों में बदल रहे हैं। अब वो वाली बात नहीं है कि एक ही नेता की जो कहते हैं ना कि राज चले पार्टी के अंदर। शायद देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको ध्यान होगा कि थोड़ा सा क्या होता है, टेंडेंसीज होती हैं हर एक नेता की, तो थोड़ी डोमिनेशन की टेंडेंसी उनकी थी, और उन्होंने जो उनका झगड़ा शैलजा से यही तो है,
और क्या है। तो उसमें क्योंकि राहुल गांधी देखिए, अब ये पॉलिटिक्स जो है, अब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के हिसाब से कांग्रेस चल रही है और राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस चलेगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि पहले किस तरीके से सबकी मनमानी चल रही थी, जो स्थानीय जो छत्रप थे। अब ऐसा है कि इस वक्त जो है कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए सेंटर से जो पूरी तरीके से कमांड रखे इनको। तो वो जो आपने कहा कि जैसा कि छत्तीस बिरादरी बार बार कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि सबको मिलेगा, जिसका वो कहते हैं ना, जो जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो वो वाली जितनी वही हिस्सेदारी वो राहुल गांधी इसमें दिलवाएंगे। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने के जो दम पे हैं, जो उनकी सीट के, जो उनके प्रभाव की सीट है, वो कितनी ला पाते हैं उसके अलावा से। लेकिन ओवरऑल देखिए, अगेन जिसको कहते हैं ना कि दुनिया जो है दौड़ते की आगाड़ी चलती है और ठहरते के पिछाड़ी। तो जो आदमी आगे दौड़ रहा है रेस में आगे, उससे आगे दुनिया दौड़ने लगती है। तो वो राहुल गांधी के साथ हो रहा है। तो अब अशोक तंवर भी वापस आ गए, उनको हालांकि देर में सुध आई वापस आने की। तो अगर जल्दी आ जाते तो शायद और अच्छा, पूरे कैंपेन के दौरान और अच्छा, मतलब सीटें डेफिनेटली कुछ और इजाफा अच्छे से होगा। तो अब भी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बाय वर्ड ऑफ माउथ फैलती है इस कम्युनिटी में बात, तो वो नेता के जाने के बाद फिर 2 दिन तो बहुत होते हैं, कल का दिन है पूरा और आज एक और घटना घटी थी कि आज सुबह सवेरे कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात का मतलब लोग सुबह से निकाल रहे थे कि क्यों मिले, क्या कहीं अंदरूनी घमासान है, क्या है। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात करना हमेशा फ्रूटफुल रहता है नेताओं के लिए, ये हमेशा देखा गया है। तो निश्चित रूप अब ये ऐसा लगता है कि अशोक तंवर के पार्टी में लाने में हो सकता है कि कुमारी शैलजा की भूमिका रही हो। उन्होंने सोनिया गांधी से परमिशन ली हो, उनको बताया हो, नफा नुकसान बताया हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उसको टिकट तक नहीं दे रही है, इस पॉलिसी पर एडमेंट थी। और अशोक तंवर के मामले में उसने सीधे पॉलिसी चेंज की और अशोक तंवर को शामिल किया। तो ये भी, और चूंकि वो एलाइंस पार्टी से आ रहे थे नेशनल लेवल पर, तो इसमें भी एक टेक लेना बन रहा होगा। तो ये सारी चीजें रही होंगी, अब मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल ये बड़ी घटना कांग्रेस के पक्ष में, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव प्रचार खत्म होने वाले हैं, कुछ समय रह गया है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि हमारे अपने आपके YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।